Start. Welcome everybody. I am Kamna from Hindi Ayam. आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कवि सुदामा पांडे धूमिल जी द्वारा रचित कविता घर में वापसी। तो कविता पढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। कविता का अर्थ जानने से पहले उसका थोड़ा सा सारांश जान लेते हैं कि कविता का मंतव्य क्या है, यह किस बारे में लिखी गई है। तो ये जो घर में वापसी कविता धूमिल जी ने लिखी है, ये एक ऐसे परिवार की दुख भरी कविता है जो गरीब है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए प्रेम चाहता है, सुरक्षा चाहता है, स्नेह चाहता है, वो साथ में एक ऐसा घर भी चाहता है जहां उस घर में रहने वाले लोगों के बीच जो संबंध हैं वो मधुर होने चाहिए और ऊर्जावान होने चाहिए और एक दूसरे के बीच प्यार बना रहना चाहिए। लेकिन कवि की त्रासदी क्या है, इस कविता की त्रासदी क्या है कि कवि का जो घर है वो कवि एक गरीब व्यक्ति है और उसके घर के बीच में भी जो आपस में लोग रहते हैं उनके बीच में भी संवादहीनता की दीवार खिंच गई है। यहाँ तक कि लोगों के बीच में सिर्फ पैसे की ही कमी नहीं है बल्कि उनके बीच में बातचीत की भी कमी हो गई है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की मजबूरी और लाचारी को जानते हैं और समझते हैं, इसलिए एक दूसरे से नहीं बोलते। क्योंकि उनका जो परिवार है वो गरीबी से लड़ते लड़ते इतना ऊर्जाहीन हो गया है, इतना दीनहीन जर्जर हो गया है कि आपसी रिश्तों को जीवित रखने के लिए जिस बातचीत की जरूरत होती है वो भी उनके बीच में समाप्त हो चुकी है। उनका खून का रिश्ता है लेकिन फिर भी वो अपने मन के भावों को अभिव्यक्त नहीं करते, करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो सभी एक दूसरे की मजबूरी और लाचारी को जानते हैं और जो गरीबी है वो इनके रिश्तों को जिंदा रखने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। चलिए अब कविता का अर्थ समझ लेते हैं। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। यहाँ पर कवि कहता है कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, अर्थात 5 जोड़ी आंखों से कवि का मतलब है कि उसके घर में 5 जोड़ी सदस्य हैं, अर्थात 5 सदस्य हैं। सबसे पहले वो माँ की आंखों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता है कि माँ की आंखें किस तरह की है। जो बस तीर्थ यात्रा के लिए जाती है उसके जो पहिए पंचर हो जाते हैं, पंचर अर्थात जो खराब हो जाते हैं, तो उस पहियों से उसने माँ की आंखों की तुलना की है। अर्थात कवि माँ की आंखों को बताना चाहता है कि उनकी ज्योति लगभग समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और तीर्थ यात्रा की बस से तुलना करने का तात्पर्य कवि का क्या है, वो इसलिए की गई है क्योंकि बुढ़ापे में सभी की इच्छा होती है कि वो तीर्थ यात्रा पर जाएं, भगवान की तरफ ध्यान लगाएं। तो इसलिए यहाँ तीर्थ यात्रा शब्द को धूमिल जी ने अपनी कविता में चित्रित किया है। दूसरी पंक्ति में पिता की आंखें लोह साय की ठंडी शलाखें हैं, बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। पिता की आंखें लोह साय क्या होता है? लोहे की जो भट्टी, लोहे को बनाने के लिए जो गर्म भट्टी होती है उसमें जो शलाखें लगी रहती हैं, जिन पर हम लोहे की किसी भी वस्तु को मनचाहा आकार देते हैं, तो वो लोह साय की शलाखें कही जाती हैं। तो वो जो लोह साय की शलाखें हैं वो भी अब ठंडी हो चुकी है, अर्थात कोई भी नव निर्माण उन पर नहीं हो सकता। इस प्रकार पिता की आंखों की तुलना उन्हीं ठंडी शलाखों से की गई है कि पिता की आंखों में अब आगे के लिए कोई भी आस शेष नहीं है। पिता अब पूरी तरीके से निस्तेज हो चुके हैं, उनके मन में आने वाले जीवन के लिए कोई भी नया उमंग का भाव नहीं है और इस प्रकार पिता की आंखों की तुलना ठंडी शलाखों से की गई है। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। मंदिर में दीवट, दीवट क्या होता है? दीवट होता है दिया रखने का जो एक आला या स्थान बना दिया जाता है, उसे दीवट की संज्ञा दी गई है। तो बेटी की आंखों की तुलना
जो मंदिर के दीवट पर जलता घी का दिया है उससे की गई है, अर्थात बेटी की आंखों में अभी भी आशा की किरणें मौजूद हैं। बेटी अभी पूरी तरीके से इस गरीबी की मजबूरी को नहीं जानती है, नहीं समझती है, इसलिए उसके अंदर अभी भी आशा, उम्मीद का दिया जल रहा है। तो बेटी की आंखों की तुलना उस घी के दिए से की गई है, जिसकी लौ अभी भी अपने अस्तित्व को बचाए रखे है। अगली पंक्तियों में, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। यहाँ पर पत्नी की आंखों को उसने आंखें ना कहकर उन्हें हाथ की संज्ञा दी है, अर्थात पत्नी की आंखों को हाथ का उद्बोधन दिया है कि हाथ जिस प्रकार मनुष्य को थामे रहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी उसके काम आते हैं और उन हाथों से मनुष्य जो चाहे वह कर पाता है, इस प्रकार उसने पत्नी की आंखों को आंखें ना कहकर उन्हें हाथ कहा है, जिसने मजबूरी में भी उसे थामा हुआ है, जो उसे उम्मीद दिलाए हुए है कि अभी हम कर सकते हैं, अभी रात नहीं हुई है, अभी सवेरा बाकी है। तो इस प्रकार जो पत्नी है वो मुझे अपने हाथों से थामे हुए। आगे, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। कवि धूमिल कहते हैं कि हम स्वजन हैं, अर्थात हम आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे की लाचारियों को, मुसीबतों को, परेशानियों को, सबको भली भांति जानते हैं। बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के अंदर के जो भी मर्म छिपा हुआ है एक दूसरे के अंदर उसे पहचानते हैं। परंतु बीच की दीवार के दोनों ओर, हमारे बीच में जो ये गरीबी की दीवार है, ये हमें एक दूसरे के करीब नहीं आने देना चाहती। ये ऐसी दीवार हमारे बीच में बन गई है जो कि हमें आपस में मिलने नहीं देती, क्योंकि हम लोग पेशेवर गरीब हैं, अर्थात हमारी गरीबी हमारी परेशानियों को कभी खत्म नहीं होने देती। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते। आगे धूमिल कहते हैं कि हमारे बीच में रिश्ते तो हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, अर्थात वो रिश्ते बंद हो चुके हैं, उनमें संवादहीनता आ गई है। हम आपस में जरा भी बातें नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक दूसरे की मजबूरियों को जानते हैं और हमें लगता है कि मुंह खोलते ही कुछ ना कुछ ऐसी बात आगे निकल कर आएगी जिससे हम सभी को शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए रिश्ते होते हुए भी हम उन्हें खोलते नहीं, चुप्पी थामे रहते हैं। और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते, अर्थात कवि कहता है कि मेरे खून में आज इतनी भी ताकत नहीं रही कि उससे मैं एक ताली बनवा लेता, और ये जो भाषा के भुन्ना सी है, अर्थात जो भाषा की चुप्पी है, जो भाषा की चुप्पी का ताला है, उसको मैं खोल पाता। यहाँ पर कवि अपनी लाचारी को दिखाता है कि वो इतना गरीब है कि वो चाहकर भी इस गरीबी को मिटाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसी बात को दर्शाया गया है कि कवि में आज इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि वो उससे एक ताली बनवा ले, और जो ताला लगा हुआ है, भाषा की जो चुप्पी एक दूसरे के मुंह पर लगी हुई है, उस ताले को खोल ले और फिर से वो हंस बोल ले। रिश्तों को सोचते हुए, आपस में प्यार से बोलते हुए कहते कि ये मेरे पिता हैं, ये प्यारी माँ है, ये मेरी बेटी है, और पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हमसफर है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है। इसके आगे कवि कहता है कि रिश्तों को सोचते हुए, मैं आज अगर रिश्तों को सोचूं, थोड़ा सा उनके बारे में अगर सोचते हुए बोलूं, तो मैं प्यार से क्या कह पाऊं कि ये मेरे पिता हैं। लेकिन ये कहता हुआ मैं कब अच्छा लगूंगा, जब मैंने अपने पिता के प्रति अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को अगर पूरा किया हो, तो मैं प्यार से कहता, गर्व से कहता कि ये मेरे पिता हैं, यह मेरी प्यारी माँ है। अगर मैंने माँ के लिए, जैसे माँ को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा थी, अगर मैंने उनकी इच्छा पूरी कर दी होती, तो मैं आज प्यार से कहता ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है। ये प्यार से कब कह पाता, जब मैं उसकी किसी उम्मीद को पूरा कर पाता, या उसके लिए कोई उपहार लेकर आता, या उसका जो पढ़ाई लिखाई का बोझ है मैं उसे पूरा कर पाता, तो यकीनन मैं प्यार से कह पाता ये मेरी बेटी है। और अपनी पत्नी को मैं थोड़ा अलग रखता और उससे कहता तू मेरी हमसफर है। हमसफर कौन होता है?
जो पूरे रास्ते साथ दे। जीवन के इस जो भी जीवन का ये सफर है, चाहे वो अच्छा है, चाहे बुरा है, उसमें सदैव जो साथ दे। इस प्रकार मैं अपनी पत्नी के लिए भी अगर अपने दायित्वों का निर्वाह कर पाता, तो मैं उसे कहता, "तू मेरी हमसफर है।" और हम सभी थोड़ा-सा जोखिम और उठाते और इस घर की दीवारों पर हाथ रखते और काश हम ये कह पाते, "यह हमारा घर है।" लेकिन आज ये घर, घर ना होकर बिल्कुल ऐसा बंजर हो गया है इस गरीबी के कारण, जिसमें एक दूसरे के लिए भाषा की चुप्पी ही आज मायने रखती है। कोई भी एक दूसरे से बात करना नहीं चाहता और ये संवादहीनता ऐसी हो गई है, जिसने हमारे रिश्तों को जीवित नहीं रखा, जिसके कारण हमारे रिश्तों के बीच जो ऊर्जा है, वो सभी समाप्त हो गई है और हम आज अपने मन के भावों को भी व्यक्त नहीं कर पाते। इस प्रकार इस कविता का अर्थ यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अर्थ भली-भांति समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, जिसमें प्रश्न उत्तरों का संग्रह मैंने बनाया है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।